के दिवाकरन और फ्लाइंग ऑफिसर विनोद कुमार अपनी पहली पोस्टिंग पर पंजाब के इस एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंचे थे। ऑफिसर्स मेस में चाय नाश्ते के साथ उनका स्वागत किया हरनाम सिंह ने, जो उनका अर्दली भी नियुक्त किया गया था। वेलकम सर, आई एम हरनाम सिंह, योर ऑर्डली, यू कैन कॉल मी हैरी। दोनों ने मुस्कुराकर अभिवादन स्वीकार किया। फिर चाय नाश्ते का दौर चला। विनोद ने कहा, कितना दिलचस्प संयोग है ना, हमारे महाराष्ट्र में शादी के बाद ससुराल में लड़की को एक नया नाम दे दिया जाता है। वैसे ही एयरफोर्स में भी प्राय आते ही दोस्त लड़के को नया नाम दे देते हैं। तुम्हें डीके कहते हैं और मुझे विकी, और अब हमारा यह अर्दली हैरी। डीके ने हंसकर कहा, सही भी तो है, हमारी पहली शादी एयरफोर्स से ही तो हुई है। हाँ, यह बात अलग है कि पोस्टिंग आने पर हर 1-2-3 साल में ससुराल भी बदल जाती है और सास भी, यानी कि नया स्टेशन नई ससुराल और नया कमांडिंग ऑफिसर हमारा सीओ नई सास। हैरी ने टोकते हुए कहा, सॉरी सर, आपको आपका ससुराल, मेरा मतलब है आपका कमरा दिखा दूं, आपका सामान वहीं पहुंच चुका है। मेस से ही लगे सिंगल ऑफिसर्स क्वार्टर्स थे। क्वार्टर्स क्या थे, द्वितीय विश्व युद्ध के समय बनाई गई बैरकों को ही आवास में बदल दिया। आवास की कमी के चलते डीके और विकी को इनमें से एक कमरा शेयर करना था। सिंगल क्वार्टर्स एक मिनी भारत की तरह से, जिसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए 50 से ज़्यादा अफसर रह रहे थे, और देश का रक्षा सूत्र इन्हें एक सूत्र में मजबूती से बांध रहा था। डीके जिस स्क्वाड्रन में पायलट बनकर आया था, उसी में विकी इंजीनियरिंग ऑफिसर की पोस्ट पर आया था। पूरा दिन उन्हें कमरे में सेटल होने में लग गया। डिनर तक डीके, विकी और हैरी के बीच एक दिलचस्प समीकरण बन गया था। सबकी मातृभाषा अलग अलग, डीके की तमिल, विकी की मराठी और हैरी की हरियाणवी। तीनों का हिंदी बोलने का लहजा एकदम अलग। फिर भी इन सब के बीच एक भारतीय दिल धड़क रहा था, जिसकी संचार व्यवस्था भाषा की क्लिष्टता की मोहताज नहीं थी। हैरी ने दोनों की ड्रेस तैयार की और जूते बेल्ट पर पॉलिश किया और हिदायत दी, सर जल्दी सो जाइएगा, सुबह ड्यूटी पर जाना है, मैं 5 बजे चाय लेकर आ जाऊंगा। हैरी के जाने के बाद विकी ने कहा, देखा, हमारी यहाँ 2 सास हैं। स्क्वाड्रन में सीओ तो हैं ही, हुक्म चलाने में हैरी भी किसी सास से कम नहीं। इन्हीं सब बातों में गप्पे मारते दोनों को पता ही नहीं चला कि कब उनकी नींद लग गई। अभी विकी की नींद पूरी तरह लगी भी नहीं थी कि एक तेज बेसुरी आवाज़ से वह चौंक कर उठ बैठा। हड़बड़ाहट में आंखें खोलकर देखा तो डीके आंखें मूंदे जोर जोर से गा रहा था, बहारो मेरा जीवन भी संवारो। एक तो दक्षिण भारतीय लहजा, ऊपर से सुर ताल का पता नहीं। घबराकर विकी ने डीके को हिलाकर पूछा, क्या हुआ, ठीक तो हो ना? डीके ने कहा, हाँ हाँ यार, नींद टूट गई थी, सोचा गाकर खुद को सुलाऊं। तुमको डिस्टर्ब तो नहीं हुआ? डिस्टर्ब? अरे मुझे तो हार्ट अटैक आ गया। कितना बेसुरा गाता है यार तू। और कोई सरल सा गाना क्यों नहीं चुन लेता? लता मंगेशकर के गाने की बैंड बजाकर रख दी। दूसरे दिन स्क्वाड्रन में स्वागत का माहौल था। पूरा दिन परिचय और काम समझने में चला गया। शाम को दोनों के स्वागत में मेस में डिनर पार्टी भी रखी गई थी, जहां दोनों का स्टेशन के सभी अफसरों और उनकी पत्नियों से परिचय हुआ। कॉफ़ी के दौर के बीच गाने की फरमाइश हुई तो डीके ने लपक कर माइक संभाल लिया और गाना शुरू किया, बहारो मेरा जीवन भी संवारो। पूरी पार्टी में मानो खिजा का मौसम टूट पड़ा। चेहरों पर बेबस बेचैनी छाई हुई थी, लेकिन डीके आंखें बंद किए हुए पूरे लगन से गाने में मस्त था। वापसी में डीके ने पूछा, गाना ठीक था ना, सुर बिगड़ा तो नहीं? जैसा तूने बेढप सुर में गाया वैसा तो वेंकैया भी नहीं गाता। अरे ये वेंकैया कौन है? मुझे भी पता नहीं, शायद दुनिया का सबसे बेसुरा आदमी, लेकिन तेरे से तो अच्छा ही गाता होगा। यार तू कोई सरल गाना चुन के गाया कर। यार ये गाना मुझे बहुत पसंद है, लता इज़ माई फेवरेट सिंगर। अपना सुर ठीक करूँगा, रोज़ प्रैक्टिस करूँगा, लेकिन गाना तो यही होगा, और सुर सुधारने का जिम्मा तेरा। विकी ने सोचा, मैं भी पागल था, आ बैल मुझे मार वाली कहावत तो मैंने खुद पर ही दे मारी। लेकिन कुछ दिनों में ही विकी समझ गया कि इस फाइटर पायलट के अंदर कहीं ना कहीं एक कोमल सुर वाला डीके भी छुपा है, जो बहुत संवेदनशील और फोकस्ड है, अपनी धुन का पक्का। मोटरसाइकिल पर साहसिक यात्राओं का जुनून और फिल्में देखने की दीवानगी और ऐसे ही मिलते जुलते बहुत से शौक दोनों को एक दूसरे के बहुत करीब ले आए, और स्क्वाड्रन में जिगरी दोस्तों का टैग उन पर लग गया। भारत पाक सीमा पर भारतीय ऑब्जर्वेशन पोस्ट थी, जिसे शॉर्ट में ओपी कहते थे। ओपी पर तैनात जवानों को वेतन भत्ता आदि देने के लिए स्टेशन के अफसरों की ड्यूटी लगती थी, जो नगद रुपए लेकर वहां जाते थे। भारत पाक युद्ध को 2 साल होने को आए थे।
बॉर्डर पर सख्ती कुछ कम हो गई थी और इधर और उधर के गांव वालों का चोरी छिपे सीमा पर आना जाना फिर बढ़ गया था। सीमा पार चक अमरू गांव का मावा और कलाकंद प्रसिद्ध थे। वेतन के दिन ओपी पर कलाकंद की पार्टी होती थी और कई बार कलाकंद चक अमरू से भी आता था। अपने घुमक्कड़ स्वभाव के चलते वेतन भत्ता वितरण और अन्य कामों के लिए ओपी आने जाने की ड्यूटी के लिए विकी और डीके हमेशा तत्पर रहते। ओपी का इंचार्ज वारंट ऑफिसर इकबाल सिंह था, जिसकी हिंदी में पंजाबी का भरपूर मजा था। बार बार ओपी आने जाने के कारण डीके और इकबाल के बीच अच्छी ट्यूनिंग हो गई थी। एक बार डीके और विकी ओपी में तेज बारिश के कारण शाम तक फंस गए। बातों बातों में इकबाल ने कहा, अच्छा याद आया सर, एक बार आपने भृगु संहिता के बारे में पूछा था। पिछले दिनों मैं छुट्टियों में घर जलंधर गया था। पता किया तो मालूम पड़ा होशियारपुर में पंडित शर्मा जी के घर पर भृगु संहिता का पूरा भंडार पड़ा है। एक कमरे में तो सिर्फ कुंडलियों के कुछ इंडेक्स जैसी चीज़ों से भरा है। वहीं ढूंढना पड़ता है अपनी कुंडली का इंडेक्स। लोग 3-4 दिन लगा देते हैं ढूंढते हुए और कुछ लोगों को फिर भी नहीं मिलती। जिनको मिल जाती उन्हें फिर असली कुंडली सुनाने बुलाया जाता है। सर, बड़ा नाम है शर्मा जी का। देश विदेश से लोग आते हैं और लोग कहते हैं उनकी भविष्यवाणी सच निकलती है। कमरे में वापस आने पर होशियारपुर जाने का मानो डीके पर भूत सवार हो गया। विकी ने समझाया कि कोई मतलब नहीं, 3-4 दिन की छुट्टी भी नहीं मिलेगी। लेकिन डीको तो धुन का पक्का था, जुगाड़ में लगा रहा। कुछ दिनों बाद एक दिन डीके ने स्क्वाड्रन से वापस आकर खुशखबरी दी, फ्लाइट कमांडर और सीओ दोनों मान गए हैं। अगले महीने हम दोनों को 4 दिन की छुट्टी मिल जाएगी, इतवार मिलाकर 5 दिन। सुनकर हैरी खुश हो गया। डीके ने हैरी से पूछा, तुम क्यों खुश हो रहे हो? अरे हाँ, तुम बोल रहे थे ना कि पास में कोई सिद्ध पीर बाबा की दरगाह है जहाँ मन्नत पूरी होती है। हैरी की आंखों में खुशी की चमक देखी। हाँ सर, लेकिन आप लोग तो मानते नहीं। नहीं, मानने ना मानने का सवाल नहीं। मैं चाहता हूँ तुम मेरी तरफ से 125 रुपये की मनौती वहाँ चढ़ा देना। जरूर सर, आप चलते तो और अच्छा होता। खैर, मनौती क्या है? मनौती मांगना कि डीके की कुंडली वहाँ ना मिले। डीके ने बात काटते हुए कहा, मेरी तरफ से 5 रुपये चढ़ा देना और मांग लेना कि विकी की मन्नत पूरी ना हो। हैरी ने मुंह बनाया, ये कोई जुआ थोड़ी है सर कि तेरी इतनी लगी मेरे इतने आए। देर रात तक ना नुकुर के बाद डीके ने विकी को मना ही लिया। विकी के मन में भी कहीं ना कहीं उत्सुकता तो थी ही। छुट्टी मंजूर होते ही इतवार को दोनों मोटरसाइकिल पर निकल पड़े। दोपहर बाद सीधे शर्मा जी के घर पहुंच गए। पंडित जी ने दोनों से कुछ प्रश्न करने के बाद कुंडली बना दी। उन्हें उसका इंडेक्स स्टोर में ढूंढना था, जिसके आधार पर वो उनकी असली कुंडली निकालते। ढूंढाई शुरू हुई, लेकिन दूसरे दिन जाकर दोपहर डीके को सफलता मिली। वीके के हाथ निराशा ही लगी। पंडित जी ने डीके को दूसरे दिन 2 बजे आने के लिए कहा। हिदायत थी कि कुछ नोट नहीं करने देंगे, हाँ टेप रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड करने की अनुमति होगी। होटल में वापस आए तो डीके की खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। विकी को कोई खास विश्वास नहीं था, उत्सुकता जरूर थी। भृगु संहिता की विशालता ने उसे चकित तो किया ही, बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था। उसे देश की इतनी अनमोल विरासत पर गर्व भी हुआ। उसने सोचा, कितने दुख की बात है कि इतने रहस्यमयी ग्रंथ पर कोई गहन शोध नहीं हो रहा है। वह यह सोचकर बहुत निराश भी हुआ कि ज्योतिर्विज्ञान, आयुर्वेद, गणना, अध्यात्म आदि में इतने अग्रणी होने के बावजूद हमें अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा की कद्र ही नहीं। उधर डीके खुशी में मस्त था और उसने देर रात तक बहारो मेरा जीवन भी सवारो गाकर विकी को बोर किया। अगले दिन ठीक 2 बजे दोनों पंडित जी के पास पहुंच गए। फलादेश उन्होंने पढ़ना शुरू किया। डीके ने अपने छोटे से टेप रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड करना शुरू किया। परिवार के बारे में उनकी सारी बातें सही निकल रही थीं। जब उन्होंने डीके के पिछले जन्म के बारे में बताया तो दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने कहा कि डीके पिछले जन्म में मुसलमान था जिसकी हत्या की गई थी। उसकी पत्नी और बच्चे अब भी जिंदा हैं और पत्नी से जल्द उसकी मुलाकात होगी, जो पाकिस्तान में रहती है। पूरे विवरण के साथ उन्होंने पिछले जन्म की और भी बातें बताईं। भविष्य के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। फलादेश का यह सेशन 1 घंटे से ज़्यादा चला और सारी जानकारियों से दोनों हतप्रभ थे। वापस होटल आने पर विकी और डीके में बहस छिड़ी। विकी ने कहा, देख यार, मैं फिर कहता हूँ,
जो उन्होंने भूतकाल के बारे में बताया उसे तू भूल जा, जो भविष्य के बारे में बताया है उस पर गौर कर। डीके ने टोका, तू उल्टा बोल रहा है। भविष्य तो अपने हाथों में, अपने कर्मों पर निर्भर है। भूतकाल चेक कर लेते हैं, पता भी चल जाएगा भृगु संहिता कितनी सही है। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं एक तमिल ब्राह्मण, पिछले जन्म में मुसलमान, और उधर मेरी बीवी और इतने सारे बच्चे दुश्मन देश में। विकी ने कहा, वाह बेटा, पंडित जी ने क्या कह दिया, उधर कोई बुढ़िया तेरी बीवी हो गई। 22 साल की उम्र में 5-5 बच्चे और उन पर इतना प्यार आ रहा है। जय हो भगवान। दोनों वापस एयरफोर्स स्टेशन आए तो उनकी एक दिन की छुट्टी बाकी थी। आते ही डीके ने कहा, एक दिन बाकी है अपने पास, कल सुबह सुबह अपन ओपी चलते हैं। और दूसरे दिन जबरदस्ती विकी को मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा कर डीके इकबाल के पास पहुंच गया। इकबाल को विश्वास में लेकर सारी बातें बताईं, टेप रिकॉर्डर भी सुना दिया। इकबाल हैरत में था। उसने पूछा, तो अब क्या करना है सर? विकी ने कहा, यह पता लगाओ कि जो जानकारी मिली है उससे मिलती जुलती कोई फैमिली सीमा पार है क्या। डीके ने कहा, और यदि ऐसी कोई फैमिली है तो क्या उनसे मिलने का जुगाड़ हो सकता है? इकबाल के चेहरे पर चिंता थी। पहला काम तो थोड़ा आसान है सर, पता लगाना। अपना खबरी है उस पार बख्तावर, चक अमरू में एक बड़ी डेयरी फार्म की देखभाल करता है, अपना खास विश्वास का आदमी है। लेकिन दूसरा काम बॉर्डर पार जाना बहुत खतरनाक है, मैं इसकी सलाह कभी नहीं दूंगा। डीके ने कहा, तुम पता तो लगाओ, फिर सोचते हैं क्या करना है। 5 दिन बाद ही इकबाल का फ़ोन आया। आवाज़ में बहुत ज़्यादा उत्तेजना थी। गजब हो गया सर, आपकी स्टोरी तो एकदम फिट हो रही है। बख्तावर की डेयरी की मालकिन ही वह बेवा है शायद। उसका खाविंद समीर खान मालगुजार टाइप का बड़ा आदमी था, चक अमरू का। समीर की शादी भी रईस खानदान की आलिया से हुई थी। समीर को 22-23 साल पहले कुएं में ढकेल कर उसके चाचा ने मरवा दिया, ऐसा गांव वाले लोग कहते हैं। सबसे बड़ा लड़का आदिल पंजाब रेंजर्स में है। फिर 2 जुड़वा बेटे अफरोज़ और बिलाल ज़मीन जायदाद संभालते हैं। छोटा बेटा बशर हाल में पाकिस्तान आर्मी में भर्ती हुआ है। सबसे छोटी लड़की नैश है, जो शौहर से तलाक लेकर 1 बरस से अपने बेटे के साथ मम्मी के पास रह रही है। आलिया काफ़ी मजबूत और दमदार औरत है। अपने शौहर की मौत के बाद बच्चों को पढ़ाया, बड़ा किया और इतनी बड़ी जायदाद को और बढ़ाया और संभाला। बड़ी रौबदार औरत है सर। चक में उसका खूब रदवा है। सारी बातें आपकी कुंडली से हू मिलती हैं। मैंने सारी बातें यूनिट के लोगों को नहीं बताई हैं, गुप्त रखी हैं। वापस कमरे में आकर विकी ने डीके से कहा, सुन यार, बहुत हो गया, अब अपन भृगु महर्षि जी की जय बोलकर इस चैप्टर को यहीं ख़त्म करते हैं। डीके ने चिरौरी की, अब इतना किया है तो प्लीज़ एक बार मेरे बीवी बच्चों से मिलवा दे। अच्छा बेटा, बीवी बच्चे, दुश्मनों से इतना प्यार हो गया? 2 साल पहले ही घमासान हुआ है। हमारे स्क्वाड्रन ने भी उनके छक्के छुड़ा दिए थे और अभी तू अपनी बीवी उधर ढूंढ रहा है। धिक्कार है तुझ पर। कहाँ की बात कहाँ ले जा रहा है यार? वो कौन सा गोला बारूद लेकर हमारे देश से जंग लड़ने आ गई थी? विकी ने कहा, तेरे जैसे 10-20 लाख कुंडलियाँ मिल गई ना तो इंडो पाक समस्या ही ख़त्म। पूरी दुनिया जिसे सुलझा ना सकी वो मसला होशियारपुर सुलझा देगा। देख भैया, उधर के हुक्मरान कुत्ते की पूंछ की तरह हैं, बार बार पीट कर भी टेढ़ा ही रहेंगे। रिस्क ही रिस्क है। इस एडवेंचर को यहीं ख़त्म कर। डीके ने विकी से लिपटते हुए कहा, यार दोस्ती के खातिर कुछ तो कर। विकी ने फिर समझाया, यार राधिका की सोच जिससे तेरी शादी होने वाली है, मम्मी पापा और बहन की सोच, फंस गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। उधर इकबाल ने भी भरपूर समझाने की कोशिश की। बताया कि पंजाब रेंजर्स में जो बड़ा बेटा आदिल है बहुत खूंखार है, दूसरा बेटा बिलाल भी टेढ़ा है और नैश तो है ही नकचिड़ी। खतरा ही खतरा है। लेकिन डीके अड़ा रहा। कुछ दिन बाद डीके को इकबाल ने सूचना दी कि बख्तावर से मिलकर प्रोग्राम बना लिया है। बख्तावर के रिश्तेदार के रूप में डीके और विकी इतवार के दिन उसकी डेयरी में रहेंगे, जहां आलिया से मुलाकात की प्रबल संभावना है। आलिया रोज सुबह डेयरी विजिट करती है। शनिवार की आधी रात को बॉर्डर पार करने का प्लान है, इतवार आधी रात वापसी। सूचना पाकर डीके की बाँछें खिल गईं। शाम को रूम में पहुंचकर विकी को गले लगाकर कहा, अगले शनिवार हम मिशन पुनर्जन्म पर जा रहे हैं। विकी ने कहा, तू मरवाएगा? पकड़े गए तो पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। शनिवार आधी रात में पठानी सूट में विकी और डीके ने बख्तावर की मदद से बॉर्डर पार की और 2 बजे डेयरी फार्म के अंदर पहुंचे। बख्तावर ने चाय पिलाई और कहा, कुछ देर सो जाओ, चारे वाले बाड़े में तुम दोनों के सोने का बंदोबस्त किया है। सुबह 6 बजे प्रायः बड़ी भी चक्कर लगाती हैं।
उनको बताया है कि तुम दोनों मेरे रिश्ते में हो और फैक्ट्री में मजदूरी करते हो, मुझसे मिलने आए हो। वो यहाँ आए तो सफाई में लगे रहना, बच के रहना। हाँ, उनकी निगाहें बड़ी तेज हैं, एक बार उन्हें देखकर वापस बाड़े में चले जाना। रात 3-4 बजे बॉर्डर पार करा दूंगा। दोनों को ठीक से नींद नहीं आई। सुबह हल्का उजाला होते ही दोनों उठ गए। डीके ने कहा, यार सच कहूँ तो मुझे यह जगह बहुत जानी पहचानी अपनी सी लग रही है। विकी ने मजाक में कहा, सब भृगु संहिता का असर है। डीके ने गंभीरता से कहा, नहीं यार, सीरियसली ऐसा लग रहा है। विकी ने कहा, हर चीज़, चर अचर, जीव निर्जीव में ट्रांसमीटर रिसीवर होते हैं, बस फ्रीक्वेंसी मिलने का सवाल है। कान, आँख और शरीर फ्रीक्वेंसी पकड़ते हैं, लेकिन इसके परे भी शरीर में एक और सेंसर होता है, चाहे उसे आप आत्मा कहो या जीव, जिसकी फ्रीक्वेंसी रेंज भी बहुत ज़्यादा होती है। आँख, कान, शरीर तो अपनी सारी जानकारी के साथ मृत्यु आने पर ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन आत्मा रह जाती है, जो अगले जन्म में पिछले जन्म की चीज़ों को फ्रीक्वेंसी से पहचान लेती है। शायद तेरे साथ यही हो रहा हो, तेरी आत्मा जगह को उसकी फ्रीक्वेंसी से पहचान रही हो। क्या पता, शायद आलिया को भी पहचान ले। डीके ने कहा, कॉम्प्लिकेटेड है, मगर $1 मिलियन वाली बात है प्रभु। इतने में डेयरी फार्म के गेट पर हलचल हुई। आलिया भी ने अंदर कदम रखा। अधेड़ उम्र की गोरी चिट्टी महिला, व्यक्तित्व में एक ग्रेस और रॉब। आलिया के साथ में उसकी खूबसूरत बेटी नैश भी थी। डीके की निगाहें आलिया के चेहरे से हट नहीं रही थीं। उसे लगा मानो बारिश धुले मन के आकाश में एक इंद्रधनुष खिला उठा हो। उसके बदन में एक अजीब सी झुरझुरी थी, मानो बिजली का झटका। विकी ने कोहनी मारी और फुसफुसाया, नजरें नीचे बेटा, मरवाएगा क्या, घूरे जा रहा है। बख्तावर ने आलिया को सलाम करते हुए कहा, बड़ी भी यही दोनों हैं, शौकत और अकरम। दोनों कल फैक्ट्री अपनी ड्यूटी पर चले जाएंगे, बस आज का दिन मेरे साथ गुजारेंगे। आलिया ने दोनों को इशारे से अपने पास बुलाया। डीके से उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है। शौकत। आलिया ने गौर से डीके को देखा, लगा उसकी आंखें पहचान ढूंढ रही हैं। आलिया के चेहरे पर विकी को शक की एक परछाई भी उभरती दिखी, लेकिन उसमें डीके के प्रति एक अजीब सा लगाव भी नजर आया। आलिया ने बख्तौर से कहा, अरे ये मेहमान हुए हमारे, दोपहर में इन्हें हवेली भेज देना, वहीं खाना खा लेंगे। आलिया के जाने के बाद विकी ने धीरे से कहा, बड़ी शातिर बुढ़िया है मेरे दोस्त, और बेटी तो गजब की खूबसूरत है। डीके ने गुस्से से कहा, वो थोड़ी अधेड़ जरूर है, तुझे बुढ़िया लगती है। तेरी गर्लफ्रेंड अवनी को बताऊंगा तो खबर लेगी तेरी, बताऊंगा किस तरह तू नैश को घूर रहा था। दोपहर में जब डीके और विकी हवेली पहुंचे तो नैश ने दरवाज़ा खोला और सीधे लंच पर ले गई। थोड़ी देर में आलिया भी आ गई। लंच सचमुच लजीज था। लंच के बाद आलिया दोनों को अपने ऑफिस में ले गई और छूटते ही पूछा, तुम लोग इस कौम से तो यकीनन नहीं हो, बताओ कहाँ से आए हो और क्या इरादा है। डीके कुछ कहता इसके पहले ही विकी ने भृगु संहिता वाली बात बता दी, हालांकि वायुसेना वाली बात सफाई से छुपा गया। आलिया थोड़ी नरम पड़ी, उसकी नज़र डीके से हट नहीं रही थी। डीके ने टेप रिकॉर्डर पर फलादेश में पुनर्जन्म वाला भाग सुना दिया। आलिया के चेहरे पर विस्मय के साथ एक पुलक नजर आई और डीके की तरफ देखते हुए उसके चेहरे पर हजारों रंग आकर चले गए। आलिया ने कहा, मुझे देखते ही शक हो गया था, लेकिन न जाने क्यों मैं तुम्हें खतरे में नहीं देखना चाहती। तुम लोग जल्दी से वापस लौट जाओ, मेरा बड़ा बेटा शाम को आने वाला है। बड़ी पुलिसिया निगाह है उसकी। विकी ने गौर किया कि बात करते हुए आलिया की नज़रों में डीके के लिए एक अजीब सा जुड़ाव नजर आ रहा था। डीके ने कहा, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ। इशारा समझकर विकी कमरे से बाहर आ गया, यह कहते हुए कि वह गेट पर वेट करेगा। बाहर उसे नैश मिल गई। उसका चेहरा देखकर विकी को शक हुआ कि वह छुपकर उनकी बातें सुन रही थी। इधर डीके और आलिया के बीच मानो वक्त ठहर गया था। ना जाने कौन सी अनजानी डोर दोनों को जोड़ रही थी। एक अनजाना सा मीठा दर्द दोनों की आंखों में तैर रहा था। डीके ने पूछा, क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास रखती हैं। आलिया ने धीरे से कहा, पता नहीं, हमारे यहाँ पुनर्जन्म नहीं मानते। मरने के बाद इंसान या तो जन्नत जाता है या दोजख, लेकिन आपके टेप रिकॉर्डर ने हैरत में डाल दिया है। वैसे आपकी शक्ल और रंग कुछ भी समीर से मेल नहीं खाते, लेकिन आपकी आंखों में न जाने क्या है जो बहुत कुछ पहचाना सा लगता है, बहुत अपनापन सा, और अपनी ओर खींचता है। डेयरी में आपको देखते ही यह महसूस हुआ, इसलिए मैंने यहाँ बुलाया।
बहुत ताज्जुब होता है, इस फीलिंग को समझना बहुत नामुमकिन है। काफ़ी देर तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे, कोई शब्द नहीं, लेकिन आंखों की नमी ने हजारों हजार बातें कर लीं। मौन के बीच मानो एक युग गुजर गया। मौन तोड़ते हुए डीके ने कहा, क्या आप अपनी एक फ़ोटो मुझे दे सकेंगी? आलिया ने फीकी मुस्कान के साथ उसे अपनी एक फ़ोटो थमाई और कहा, मुझे आप न कहें, तुम या आली कह सकते हैं। समीर प्यार से मुझे इसी नाम से पुकारते थे। दोनों की आंखों में नमी गहरा गई। डीके ने लगभग फुसफुसाते हुए पूछा, क्या एक बार आपसे गले मिल सकता हूँ? आलिया ने बाहें फैला दी। दोनों के शरीर मिले तो आलिया को लगा उम्र, देश और समय की सीमा टूट गई हैं। लगा वह सदियों पीछे चली गई है। दोनों की नम आंखों में न जाने क्या था जो पानी बनकर अनवरत बहता रहा। बुझे दिल से आलिया ने कहा, बहुत सी बातें करने का जी चाहता है, लेकिन लेकिन क्या करूं, आपकी सेफ्टी को लेकर न जाने मन में इतना डर क्यों है। बशीर या आदिल के आने पर गड़बड़ हो सकती है। मैं नहीं चाहती आप कोई खतरा उठाएं। अब आपको जाना चाहिए। जुबान जाने के लिए कह रही थी, लेकिन बाहों की गिरफ्त ढीली होने के बदले और मजबूत हो रही थी। इस लम्हे को हमेशा कैद कर लेना चाहती थी। भरे मन और रूंधे गले से आलिया ने डीके को अलविदा कहा। गेट पर जब डीके आया तो उसके चेहरे पर एक घनी उदासी थी। बख्तावर घबराया हुआ आया, दोनों को लगभग खींचता हुआ वापस डेयरी फार्म ले गया और कहा, कुछ गड़बड़ हो गई है। बड़े भाईजान आए थे जब आप लोग बड़ी बी के ऑफिस में बात कर रहे थे। जाने नैश बी ने उनसे क्या कहा। वो खेत से बिलाल को लेकर लौट गए। मुझे खतरा दिख रहा है, पुलिस लेकर ना आ जाएं। रात के बदले अब हमें तुरंत निकलना चाहिए। डीके ने कहा, जाने के पहले क्या हम वह कुआं देख सकते हैं जिसमें शमीर को ढकेला गया था? बख्तावर ने मुस्कुराकर कहा, हम उधर से ही निकलेंगे, लेकिन बदले हुए रास्ते से। वहाँ ज़्यादा रुकना नहीं। विकी ने कहा, झांकना और कूदना भी नहीं। जब सब कुएं के पास पहुंचे तो डीके के शरीर में फिर वही सिहरन दौड़ गई। इतने में दूर से पुलिस की सायरन की आवाज़ आई और बख्तावर ने कहा, लगता है भाईजान ने अपना काम कर दिया, पुलिस को लेकर आ गए हैं, चलो यहाँ से जल्दी। तुम लोग भाग सकोगे ना? विकी ने कहा, आजमा लो। आधी रात तक वे खेतों में जगह जगह बदल कर छुपते रहे और सायरन की आवाज़ दूर से आती रही। सारे खतरों को पार करते हुए दोनों ने बॉर्डर रात लगभग 12 बजे पार की। बीच में वो कई बार बाल बाल बचे। बख्तावर को चप्पे चप्पे का ज्ञान था जो पुलिस से बचाने में काम आया। बॉर्डर पार कर दोनों ने चैन की सांस ली। बख्तावर को दोनों ने गले लगाया और दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया। बख्तावर बॉर्डर से वापस लौट गया। रात डीके और विकी ने इकबाल के ठिकाने पर बिताई। पूरे समय दोनों के बीच सन्नाटे का एक गहरा समुद्र था। सुबह सुबह अचानक लेटे लेटे डीके ने मौन तोड़ा। बहारो मेरा जीवन भी संवारो, उसके गाने की आवाज़ सन्नाटे में गूंज उठी। विकी को लगा आज डीके लय और ताल में है और सुर भी सुरीला हो गया है।